नमस्कार आप सभी को। मैथ्स विद समीर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। मेरा नाम समीर मदेसिया है और आज का सेशन हमने यूपी बोर्ड क्लास 9th के बच्चों के लिए रखा है। तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अनुसार जो पहला चैप्टर है वह है संख्या पद्धति। तो आइए संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। क्या होती है संख्या पद्धति? संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम या कहें एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से कहें या जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, संख्या पद्धति कहलाती है। तो यदि हम इसको डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे? ऐसी पद्धति जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, संख्या पद्धति कहलाती है। तो संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, वे कौन कौन सी संख्याएं इसमें प्रदर्शित की जाती हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जो पहली संख्या है ना वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं या नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। जैसा नाम है इसका प्राकृतिक संख्याएं, हम देखते हैं जब भी किसी वस्तु की गिनती की जाती है तो हम हमेशा गिनती 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं भी वही संख्याएं हैं जिनकी गिनती हम 1 से प्रारंभ करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? गिनती की वे संख्याएं या गणना की वे संख्याएं जिसकी शुरुआत 1 से होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ऐसे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं इत्यादि। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित कहें या करते हैं या निरूपित करते हैं। कैपिटल N से ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो दूसरी संख्या है वह है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, इसमें एक संख्या ऐसी है जो लिखी नहीं गई है और जिसको हम 1 से पहले लिख सकते थे। वह संख्या कौन सी है? 0। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे? गिनती की वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके उदाहरण में, एग्जाम्पल में? 0, 1, 2, 3, 4 डैड, ऐसे ही हम क्रम में बढ़ते हुए चले जाएंगे इत्यादि। ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और पूर्ण संख्याओं को इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जो तीसरी संख्या है वह है पूर्णांक। इसे पूर्णांक संख्याएं भी बोलते हैं या पूर्णांक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूर्णांक को यदि हम परिभाषित करें या पूर्णांक संख्याओं के बारे में यदि हम बताएं
तो जो पूर्ण संख्याएं हैं ना, यदि इन संख्याओं को तो रखें ही इसमें, यदि इनके नकारात्मक मान को, यानी इन संख्याओं के पहले यदि हम ऋण लगा दें और उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर दें, तो ये सभी पूर्णांक बन जाएंगे। जैसे डैश डैश डैश, ये डैश डैश का मतलब इसके निगेटिव मान और भी होंगे पहले, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही डैश 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 इत्यादि। डैश 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 देने का मतलब कि ये संख्या आगे और भी हैं। डैश डैश यहाँ पे देने का मतलब कि ये नकारात्मक मान या ऋण वाली वैल्यू इसके पहले और भी है, ये सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। यदि इसे हम क्या किससे प्रदर्शित करेंगे? तो इसे z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं, एक ऋणात्मक मान वाले और एक धनात्मक मान वाले। तो इसको हम दो कैटेगरी में या दो प्रकार इसके हम बना सकते हैं। जो पहला है उसको हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक में वे सारे मान आएंगे जो धनात्मक होंगे, यानी 0 के दाहिनी तरफ के जितने भी मान होंगे वह धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश इत्यादि। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक यानी 0 के बाईं तरफ के जितने मान होंगे, जो पहले जिनके माइनस लिखा हुआ है, सभी क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्या? -4, -3, -2, -1 डैश डैश इत्यादि। ठीक है, इसके बाद डैश डैश न लगे, इसके पहले डैश डैश लगा सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। न डैश डैश, इतना ही में रखें इसको। अब हम ये भी प्रश्न उठता है मन में, तो हम 0 को क्या कहेंगे? तो 0 को यदि हम लिखना चाहें कि 0 क्या होगा, तो 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मान है जो दोनों के बीच प्रदर्शित किया जाएगा, यानी मिडिल मान है। अब आगे हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम अंश और हर के पदों में लिखते हैं, यानी भिन्न के पदों में लिखते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आइए हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, जैसा अभी हमने बताया कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसको यदि परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप का मतलब अंश बटा हर, जहां पे Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी जो हमारा हर है वह 0 नहीं हो सकता, तब के लिए यह परिभाषा सही होगी। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कहलाएंगी? जहां पर यदि हम ये दर्शाना चाहे, जहां P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। वे क्या कहलाएंगी?
परिमेय संख्या कहलाएगी। पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो P बटा Q के रूप का मतलब यानी भिन्न के रूप का मतलब, यदि उदाहरण से यदि इसको समझें तो हम एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे 1/2 किस तरह से लिखा हुआ, अंश बटा हर के रूप में। 3/2, 2 को क्यों हम कहेंगे, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर, किसी भी संख्या में भाग देने पर भागफल कहें या भाग कहें उतनी ही बार जाएगा, यानी वह संख्या खुद वही हो जाएगी। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। ऐसे ही इत्यादि हम लिख सकते हैं, सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद से एक्सरसाइज के प्रश्नों पे चलेंगे। तो प्रश्न क्या है कि जैसे हम प्रश्न करें कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यदि इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछे जा रहे हैं तो हम कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे, आइए देखते हैं इसको। ये परिमेय संख्याएं हो गई, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के हमारे पास 2 विधियां हैं, और हम दोनों विधि में किसी भी विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो आसान विधि होगी वह हम आसानी से परीक्षा में उपयोग करके और सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए दोनों विधियों को हम जान लेते हैं। जो पहली विधि है ना, उसको बोलते हैं हम औसत मान विधि, यानी हम संख्याओं के औसत को ज्ञात करके इनके बीच परिमेय संख्याएं बता देते हैं। कैसे, औसत मान विधि। जो संख्याएं दी हुई हैं या जिन संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं बतानी है, क्या करते हैं, उन 2 संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। या यूं कहे कि ये तो 2 ही संख्याएं हैं, और भी संख्याएं होती तो औसत मान निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, और जितनी संख्याएं हैं उनको गिन के उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं थी, तो 2 संख्याओं के बीच औसत मान यदि हमको ज्ञात करना था तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो इन 2 संख्याओं के बीच एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यदि हम इसको हल करेंगे तो 3 और 2 5/2, तो एक संख्या 2 और 3 के बीच प्राप्त होगी। क्या हो गई, 2 और 3 के बीच एक संख्या हमको प्राप्त हुई 5/2। ठीक इसी विधि का प्रयोग करके इन 2 संख्याओं के बीच हम औसत प्राप्त करेंगे। कैसे, देखिए इसको। अब इन 2 संख्याओं के बीच हमको औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे 2 धन 5/2, और इस पूरे को 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 ही संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम 2 से। यदि और भी संख्याएं जोड़ते तो उन संख्याओं को गिन के उससे डिवाइड करते। इसका मान क्या होगा, हम जानते हैं कि इसका बटा 1 लिखा जा सकता है। तो जब हम
लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 2, और ये 1 है तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस ये 2 है तो वैसे ही एज सच लिख दिया जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दिया पूरे का। इसका मान क्या होगा देखें, 5 और 4 9 और बटा 2, और इस पूरे को 2 से हमने भाग कर दिया। देखिए क्या होगा, अब इसका बटा 1 हम लिख सकते हैं तो ये हो गया 9 बटा 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपस में बदल जाएगा, 1 है ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो देखिए क्या मान हो जाएगा 9 बटा 4। तो एक संख्या और प्राप्त हुई जो 2 और 5 के बीच होगी, वह क्या हो गई 9 बटा 4। ठीक ऐसे ही अब इन दो संख्याओं के बीच हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे अब हमको 5 बटा 2 और 3 के बीच ज्ञात करना था तो क्या करेंगे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं 5 बटा 2 धन 3, और पूरे को हमने 2 से भाग कर दिया। क्या होगा देखिए इसका मान, फिर एलसीएम हो गया 2 और ये 5, इसका बटा 1 लिख सकते हैं तो 3 दूनी 6, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 11 बटा 2, और इसको पूरे का बटा 2, इसको लिख सकते हैं 11 बटा 4। तो एक संख्या और प्राप्त हुई इनके बीच, वो क्या हो गई 11 बटा 4। अब भाई एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों नहीं हम इन्हीं दो संख्याओं के बीच ज्ञात कर लिए, तो इन दो संख्याओं के बीच भी ज्ञात कर सकते हैं उसी तरीके से। तो थोड़ा सा ये है कि एलसीएम में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम इन्हीं दो संख्याओं के बीच फिर एक संख्या पर ज्ञात कर, क्योंकि हमको 4 परिमेय संख्याएं बतानी थी। तो अब इन दोनों के बीच फिर हम किन्हीं भी दो के बीच हम ज्ञात कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे हम कहें कि अब इन दोनों के बीच हम ज्ञात कर ले रहे हैं, यानी 2 + 9 बटा 4, और इस पूरे को हमने 2 से भाग कर दिए तो क्या होगा, ये एलसीएम हो गया 4, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं तो ये 4 दूनी 8 प्लस ये क्या हो गया 9, और इस पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया 9 और 8 17 बटा 4, और पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्या हो गया 17 बटा, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 17 बटा 8। तो एक संख्या इन दोनों के बीच क्या प्राप्त हो गई 17 बटा 8। ये 4 संख्याएं हमने, 4 परिमेय संख्याएं 3 और 2 के बीच बता दी। ये कौन सा मेथड हुआ, औसत मान विधि। औसत ज्ञात करके हमने 4 परिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच बता दी। जो दूसरी विधि है वह है संख्याओं को हम, इन दी गई संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं पहले बना लें। तो परिमेय संख्याएं बनाने के लिए क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी उसमें सबसे पहले हम, ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि क्या है कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ देंगे। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, 4 में हमने 1 जोड़ दिया, कितनी हो गई 5। अब इस 5 को हम हर बनाएंगे, इन दो संख्याओं का हर बनाएंगे ताकि ये परिमेय संख्याएं बन जाएं। कैसे, तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं में ना इस हर को अंश भी मानकर, और हर तो है ये, हर भी मानकर इन दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। जैसे 2 है तो 5 बटा 5 से गुणा कर दिया, 3 है 3 को भी 5 बटा 5 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया 10 बटा 5, और ये हो गया 15 बटा 5। या हम एक प्रकार से और इसको कह सकते हैं कि हम 2 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखें जिसका हर 5 हो जाए। तो 10 बटा 5 लिखेंगे और इसको जब हम भाग देंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही 15 बटा 5 लिखेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। और आसान ये है कि हम जो हर बनाए हैं उसी को अंश भी मान लेंगे और दी गई संख्याओं में गुणा कर देंगे, तो हमको यह अपरिमेय संख्या के रूप में
परिवर्तित हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का हर एक समान है, तो क्रमशः इसके बाद वाली संख्या लिखते हुए चले जाएंगे। यानी इसके बाद 11/5, फिर 12/5, फिर 13/5, फिर 14/5। ये 4 संख्याएं हमको इन दो संख्याओं के बीच प्राप्त हो गई। यानी 2 और 3 संख्या के बीच 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, एक औसत मान विधि और एक दूसरी हर बना के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज के प्रश्नों पे चलते हैं, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। जो औसत विधि है ना, ये थोड़ा सा है कि आपको कैलकुलेशन कह लें या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जाके आप ऐसे कई स्टेप, कई चरणों में करते हुए जाएंगे, तब जाकर हमको जितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है 2 संख्याओं के बीच मिलेंगी। और जो दूसरी विधि है हर बना के, तो ये आसान है, एक स्टेप में या एक चरण में खत्म होने वाली विधि है। तो इसी को हम प्रश्न को हल करते समय इसी विधि का, दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्नावली 1.1 या 1.1 को देखते हैं। जो पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, जहां Q 0 नहीं है। हमने जब परिमेय संख्या कहा तो परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो हर है Q है वह 0 नहीं हो सकता। तो 0 को यदि हम लिखें तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब हम देखें कि किस तरह से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है P/Q के रूप में, जहां पर Q का मान 0 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक कैसा कथन होगा, हाँ हम लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिखेंगे, हाँ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे, इस प्रकार से हमने लिख दिया, ऐसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यह एक परिमेय संख्या है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम इस फॉर्म में P/Q के रूप में लिख दिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो हमने बताया कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, उसके 2 विधियां हैं। पहली विधि है औसत मान विधि, यानी औसत ज्ञात करके, और दूसरी विधि है कि हर बना के। तो दूसरी विधि हमने देखा कि आसान है, एक चरण में खत्म हो जाएगी, तो हम दूसरी विधि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहला काम इसको हल करते हुए कहेंगे कि 6 में हम क्या कर दिए, 1 जोड़ दिए। सबसे पहला काम इस विधि से हम करेंगे। एक क्या हो गया, 7। अब इसको हम हर मान लेंगे। अब इसको हर मान लेंगे तो इन 2 संख्या जो दी गई है परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, तो अब इसको हर बनाते हुए इन 2 संख्याओं का हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो हमने बताया कि इस हर से हम इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे कह लें या अंश और हर मानकर इसको गुणा करेंगे। जैसे 3 है तो 3 को हम गुणा करेंगे इस हर से, तो इसके ऊपर नीचे अंश में और हर में गुणा कर दिया। ऐसे ही 4 यहाँ पे लिखा और ये हर बनाना है इसको, तो हर तो हमने बना लिया, लेकिन इसमें अंश के रूप में भी इससे गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया, 21/7 और ये हो गया 28/7।
या ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये जाने कि 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका हर 7 हो। तो 3 को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका हर 7, तो 21 वो संख्या है जिसको हम 7 हर से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो आसान ये है कि 7 हमने हर प्राप्त कर लिया एक जोड़ के, बस 3 में ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो हम देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है एक समान है। तो इसके बाद क्रमशः नंबर लिखते हुए चले जाएंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये जो संख्याएं हैं 6 परिमेय संख्याएं, इन दो संख्याओं के बीच हमने ज्ञात कर। देख रहे हैं एक चरण में होने वाली मैं एक चरण में इसका सॉल्यूशन हो गया। और हम यदि औसत मान विधि से चलते तो इन दोनों को जोड़ते, 2 से डिवाइड करते, फिर उन दोनों के बीच, फिर दोनों को जोड़ते, फिर 2 से, तो एक कई चरणों में होता औसत मान विधि से। ये विधि आसान है, आप इसी विधि का, हाँ, जब आप उत्तर माला मिलाएंगे तो हो सकता है कई प्रश्नों का इस विधि से हल न किया हो तो उत्तर अलग अलग आए, लेकिन आप इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो आप हल बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं। तो हमने कहा कि हम हर बनाने वाली विधि से चलेंगे। जितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है उसमें हमने एक जोड़ दिया और इसको हर बनाया। हर, आप देख रहे हैं कि पहले तो 2 संख्याएं दी गई रहती थी तो हम उसको हर बनाते हुए उसको परिमेय संख्या पहले बनाते थे। अब तो पहले से ही परिमेय संख्या दे रखी है, तब क्या करेंगे? तो वही फिर हम जो हर बनाए हैं इस दी गई संख्या में ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। जैसे 3/5 है तो 6/6 से गुणा कर दिया। 4/5 है फिर 6/6 से गुणा कर दिया। ऐसा हम इसलिए किए कि 6 इसका हर भी बन जाए और ये जो ऊपर वाली संख्या है यह जब इससे डिवाइड हो तो वही संख्या रह जाए। तो ये क्या होगा? 18/30 और ये हो गया आपका 24/30। हम फिर एक बार बता रहे हैं, इस हर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो दी गई संख्या हो और हम इसको जब हर बनाएं तो वह इस प्रकार से बनाएं कि वह संख्या एज सच प्राप्त हो जाए। लेकिन हर के फॉर्म में लिखी जाए तो हर हमेशा 6 ही रहे, या जो हर है उसी टाइप का रहे। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का हर एक समान है। बस अब क्रमशः नंबर इसके बाद लिखते हुए चले जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 संख्याएं इनके बीच हमने प्राप्त कर ली। तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः 3/5, चाहे हम लिख सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्याएं वो क्या क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब नहीं तो आप औसत मान विधि से भी कर सकते थे, दोनों को जोड़ देते, फिर 2 से डिवाइड करते, एक संख्या प्राप्त होती, फिर उन 2 संख्याओं को अलग अलग करके फिर दोनों को जोड़ते, फिर एक संख्या प्राप्त होती। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। फिर एक बार बता, उत्तर माला का आप इस्तेमाल जब करेंगे तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन उत्तर माला से न मिले, तो वो और विधि का उपयोग किया होगा, औसत मान विधि का भी उपयोग कर सकता है।
तो आप उत्तरमाला पे न जाएंगे, अपने जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं आप सवालों को हल करने के लिए सीख रहे हैं, उसको सीखें और उस पर अमल करते हुए प्रश्नों को हल करें। प्रश्न गलत नहीं होंगे, प्रश्न के हल गलत नहीं होंगे। जो अगला प्रश्न है चौथा, वह सब कथन वाले हैं। यदि आपने जहाँ से हमने इस क्लास को शुरू किया है, यदि वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से सुन रहे होंगे तो इस प्रश्नों को बहुत आसानी से हल करते हुए या जवाब देते हुए चले जाएंगे। कह रहा है पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बारे में हमने बताया कि प्राकृत संख्या वही संख्या है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है कथन में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे सत्य कथन है। कैसा कथन है? सत्य। हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। ये सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित हो गई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यहां से देखें तो सभी प्राकृत संख्या है ना, तो इन्हीं प्राकृत संख्याओं के से हमने पूर्ण संख्याओं का निर्माण किया है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो गई। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये कैसा कथन है? असत्य कथन है। कैसे? क्योंकि क्या हम कहें? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। जैसे पूर्णांक क्या होते हैं? -1 -2 -3 0 1 2 3, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे होती हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य कथन है। अब इसको जाने कैसे असत्य कथन है। हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं? जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, या कह लें अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं ऐसे नहीं लिखी जाती हैं, यदि इसी को यदि उलट देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती, तब यह स्टेटमेंट सत्य हो जाए, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं का हम हर एक लिख सकते हैं, तो वो सभी P/Q के रूप की हो जाती। तो ये एक्सरसाइज या प्रश्नावली कह लें 1.1 था, और आज हम यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम और भी प्रश्नों को देखेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, अपरिमेय संख्याओं को जानेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे, और वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हुए हम दूसरे प्रश्नावली यानी 1.2 को हल करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हों, यदि जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं आपको समझ में आ रही हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी चीज़ें आपको समझ में न आ रही हों उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, ताकि उस पर ध्यान देते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।